हमारी चर्चा जारी है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि क्या 169 से बनेगी 272 की बात। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं और एक बार फिर से इस बहस को आगे लिए चलते हैं। अब चूंकि विजय कौशिक जी जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी का जो बयान आया, हालांकि उसके बाद यू टर्न उन्होंने ले लिया, लेकिन अखिलेश यादव का जो एक बयान आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका यह कहना है कि कांग्रेस का मकसद इस वक्त जीतना नहीं है 2019 में, उन्हें 2022 की जमीन तैयार करनी है यूपी के लिए। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि दोनों एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में पूरा देश जानता है, उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, जैसे आजादी के समय में हमने लड़ी, उस टाइम ना भाजपा थी ना आरएसएस थी, कोई नहीं था, तो कांग्रेस आज भी उसी लड़ाई को दोबारा नए सिरे से शुरू करके लड़ रही है। मकसद केवल एक है, देश को बचाना। आप देखिए जब ये लोग विपक्ष में थे तो ये जीएसटी का विरोध करते थे, ये लोग एफडीआई 49% एफडीआई का देश को बचाने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्या? नहीं, हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, जो देश विरोधी तत्व हैं, जैसे कि ये जो पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, इन्होंने केवल गुमराह किया। जैसे बात नोटबंदी की थी कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला कैसे है कि जब आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी थे, उनको मोदी जी ने बुलाया और कहा कि भाई मैं नोटबंदी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि काला धन बाहर निकालना है। उन्होंने कहा जी काले धन नोटों के रूप में नहीं है हमारे देश के अंदर, यहाँ लोग प्रॉपर्टी में लगा कर रखते हैं, गोल्ड में लगा कर रखते हैं, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोदी जी नहीं माने, वो इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे गवर्नर आए, उनसे इन्होंने लागू कराई उर्जित पटेल जी से, फिर उनके ऊपर दबाव बनाया कि जो आरबीआई का सरप्लस फंड है उसमें से पैसा निकाल कर दीजिए। उन्होंने कहा देश का बंटाधार हो जाएगा, ये फिर भी नहीं माने, वो भी इस्तीफा देकर चले गए। पहली ऐसी सरकार है, दो रिजर्व बैंक के गवर्नर अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो नमामि गंगे योजना हो, सब फेल हैं। राफेल घोटाले के आरोप हैं इन पर। मुझे एक बात बताइए, जब आप सस्ते विमान खरीद रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के मुकाबले, तो 136 विमानों का सौदा किया था कांग्रेस सरकार ने। आपकी सरकार 36 क्यों खरीद रही है? जब सस्ते खरीद रहे हो तो 136 की बजाय 236 खरीदने चाहिए थे, अगर आप कम दाम में चीज ले रहे हैं। लेकिन ये लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश को कांग्रेस की जरूरत है। अब जैसे मसूद अजहर के नाम पर जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है, इनका असली चेहरा यह है कि जब नेपाल से विमान हाईजैक किया गया, अमृतसर लाया गया, तो यही भाजपा सरकार थी जिन्होंने उन्हें कंधार जाने का रास्ता दिया। फिर उनके साथ में बार्गेनिंग की और बार्गेनिंग करके मसूद अजहर को छोड़कर आने वाले यही लोग थे। दूसरी बात, ये मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार की कूटनीतिक हार समझता हूं। क्यों? क्योंकि मसूद अजहर एक छोटा सा आतंकवादी है। वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की बड़ा सा आतंकवादी कौन है? पाकिस्तान से इस बात का जवाब लिया जाना चाहिए था, उस पर बैन होना चाहिए था। अब क्या है, उसने सारी बुराई उसके ऊपर डाल दी। आज आईएसआई की हम बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाया जाना चाहिए। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले इस काम को करेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की लड़ाई लड़ेंगे। ये काफी अच्छा मुद्दा है। ऐसे ही अब देखिए पिछले 5 साल में जो भारत की जेलों में आतंकवादी बंद हैं, उनमें कितनों को इस सरकार ने फांसी चढ़वा दिया जी। जबकि कांग्रेस शासनकाल में अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाया गया, अजमल कसाब को। क्या आज भारत की जेलों में आतंकवादी मौजूद नहीं है? ये जो कांग्रेस के ऊपर आरोप जो जुडिशरी प्रोसेस होता है वो उसकी बात अलग है। ठीक है अनिल मिश्रा जी, अब क्योंकि हम यहाँ पर पूर्वांचल की बात कर रहे हैं और जिन सीटों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार कि यही वो सीटें अब बाकी रह गई है जो कि 272 प्लस का जादुई आंकड़ा पहुंचाने के लिए काफी अहम हो जाती है। इसके अंदर हमने मुद्दे बताए हैं, लेकिन अभी तक आपने डिबेट में देखा होगा कि चारों तरफ घूम घूम कर जो हमारे जितने भी लीडरान हैं वो इधर से उधर कान इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ के, और फिर पीछे माजी का हाल क्या आपने क्या 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 नहीं किया। एजुकेशन का कि अभी तक आपने सुनी नहीं होगी बात कि किसने एजुकेशन के ऊपर बात करी, बिजली कहां तक पहुंची है, रेल लाइन कहां तक पहुंची है, पानी साफ कहां पर आने। अभी करिए जी सलाम ने मुल्क का मूड किया परसों, उसके अंदर मेवात एक जगह है, मेवात का नूह, वहां पर पानी की आज भी इतनी प्रॉब्लम है कि लोग टैंकर से पानी मंगाते हैं और एक हफ्ते तक वो पानी रहता है। अब आप बताइए कि गंदा पानी वहां पर लोग पीने को मजबूर है वहां पर। अब ऐसी जगह पर जब पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो बाकी और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां का क्या हाल होगा। तो
इनके ऊपर कोई बहस करने को तैयार नहीं, और यही वजह है हमारी कि ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये सारे मुद्दे दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियां बातें जब करती हैं तो बहुत आदर्शवादी होती हैं। उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके मैनिफेस्टो पढ़िए तो लगता है कि सब समस्याएं बस चुनाव अगर ये जीत जाए तो उसके बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप पिछले हमारे 70 सालों का इतिहास देखिए, उसमें कोई एक पार्टी नहीं आती। ये हमारे यहाँ की जो राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई पिछले अगर 30 से 35 सालों में। आप देखें 30-35 साल के पहले जो भारत सरकार हुआ करती थी, वो किसी भी पार्टी की हो, तो उसका एक ध्येय था, उसका एक उद्देश्य था। चूंकि भारत बिल्कुल जमीन पर था, अति पिछड़ा, अति निरक्षर, और मतलब कहने को कुछ भी नहीं था। तो उस जो एक जज्बा था देश को आगे ले जाने का, जो उस वक्त के सभी राजनीतिक पार्टियों के, सभी राजनेताओं के, तो वो जो एक उद्देश्य था उसको उन्होंने लगभग पूरा किया। लेकिन अगर आप 80 से 85 के बाद जो भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदली है, और उसके बाद 89 से अगर आप देखें जब मंडल आता है, और मंडल के कारण पूरे देश की राजनीति में जो भूचाल आता है, तो भूचाल तो अलग आता है, लेकिन पूरे देश की राजनीति का परिदृश्य ही बदल जाता है, राजनीतिक उद्देश्य बदल जाते हैं। राजनीतिक जो एक आप कहें गाड़ी चल रही थी, वो बिल्कुल अपने धरातल से अलग हट जाती है। पहले राजनीति का उद्देश्य कहीं न कहीं, लेकिन सर उसके अंदर अब जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो राष्ट्रवाद का पेट्रोल डाला जा रहा है। नहीं, डाला जा रहा है। देखिए यही तो अंतर है, पहले डाला नहीं जाता था लेकिन उद्देश्य होता था। लेकिन अब क्या है, वही मैं बताना चाह रहा था। फिर मंदिर मुद्दा आता है, फिर जिस तरह से समाज टुकड़ों में बटा, भारत समाज ही टुकड़ों में बटा, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जात के आधार पर, और उसमें से जो क्षेत्रीय नेता निकले, छत्रप जिन्हें कहा जाता है, और वो जो सत्ता की लोलुपता है, वो सभी नेता जो अपनी अपनी पहुंच एकदम कुर्सी तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं, उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। जहां पर आपका प्रश्न है, अब आपने प्रश्न किया पूर्वांचल, अब पूर्वांचल में आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चलिए। एक तो जो अभी तक चुनाव हुए, सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एक सर्वे रिपोर्ट होती है वोटिंग के दिन और वोटिंग के बाद से, तो सभी को अपना लगभग आंकड़ा मालूम हो जाता है कि हम इतना पा रहे हैं, इतना आ रहे हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं। अब जब वो जिस एरिया की बात कर रहे हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात की, तो सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्येय ये होगा, वो इस पर रिसर्च करेंगे कि यहां पर जनता किन बातों से, किन मुद्दा तो कहना गलत हो जाएगा, किन भावनात्मक अगर इशू उठाएं जहां से जनता प्रभावित हो। पूर्वांचल का आप जानते हैं किस तरह का एक जो हमारा समाज का जाति एक वर्गीकरण है, तो वहां पर निश्चित रूप से थोड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है। बसपा का वहां उपस्थिति एक अच्छी मजबूत स्थिति है, सपा की मजबूत स्थिति है, और उसमें भी कांग्रेस वो पुराना गढ़ रहा है जिसको छीनकर, कांग्रेस वोटों को छीनकर ही वहां सपा बसपा ने अपने पैर जमाए। तो एक तरफ जहां सपा बसपा और आरएलडी ने एकजुटता दिखाई है, तो जातीय समीकरण के तहत दिखाई है, ना कि उनका कोई राजनीतिक आंदोलन रहा है या कोई राजनीतिक उद्देश्य रहा है। उनका एकजुटता सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण, जिसका रिजल्ट भी हमें वोटों में देखने को मिलता है। वहीं कांग्रेस जो बिल्कुल मृत के समान हो गई थी, अगर उत्तर प्रदेश कहें आप देश के कई स्टेट में, तो वो अपने अस्तित्व को एक बार फिर से बनाने का प्रयास कर रही है, अस्तित्व को बनाने का प्रयास निश्चित रूप से। ठीक है। तो आपका जो ये प्रश्न था कि जो ये विपक्ष कह रहा है कि हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि मोदी को हराने के लिए, ये बिल्कुल सच है कि पूरे विपक्ष का जो अभी एकजुट प्रयास है, जहां भी अगर हो पा रहे हैं, तो उनका प्रयास सिर्फ इतना है कि इस सरकार को हराना है, मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। वो अभी इसके आगे सोच ही नहीं रहे हैं कि अगर हम कहीं न कहीं सफल हो गए हराने में, तो आगे फिर क्या होगा, ये उसके बाद ये रणनीति। इसीलिए वजीर आजम का कई बार बयान भी आया है कि आप अगर ऐसी सरकार चाहेंगे जो डिसीजन ना ले सके, तो फिर क्या आगे मुल्क का मूड होगा। बिल्कुल, तो ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसी का उपयोग अगर आप देखें तो मोदी जी और मोदी जी की पार्टी कर भी रही है। तो विपक्ष जो आपका शुरुआती दौर में प्रश्न था कि मुद्दा विहीन हो गया, मुद्दा विहीन इसलिए हो गया कि मुद्दा हमेशा विपक्ष बनाती है। विपक्ष ने बनाए मुद्दे, आंकड़े, रोजगार से लेकर वित्तीय स्थिति से लेकर बहुत सी समस्याएं दिखाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन मुद्दों के आगे जो अपने मुद्दे रखे, अपने मनपसंद मुद्दे रखे, उतने प्रभावी ढंग से रखे जो भावनात्मक थे कि इन विपक्ष बिल्कुल, यानी कि जो डायलॉग डिलीवरी सही से नहीं हो पाई है। ठीक है, डायलॉग डिलीवरी सही नहीं हो पाई है। लेकिन डॉक्टर सीमा सिंह, अब क्योंकि बात यहां पर की जाए, 4 मरहले हो चुके हैं, 3 मरहलों के इलेक्शन बाकी हो गए हैं, उसके अंदर तमाम मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि हमने यहां पर अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव का एक बयान था, उसको मैं इसलिए कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि, जो कि हमने इससे पहले भी कहा है कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो उन्होंने इसलिए कहा है कि आज सीबीआई और ईडी का जो डर दिखाया जा रहा है, वो जो है कांग्रेस से सीखा गया है। बीजेपी ने जो सीखा है वो कांग्रेस से सीखा है, यानी कि उन्होंने दोनों को लपेटे में लिया है। अब क्या लगता है कि
बीजेपी एसपी और बीएसपी एसपी और आरएलडी को ये समझ में आ गया है कि पहले हमें अपना किला बचाना है, उत्तर प्रदेश बचाना है, उसके बाद फिर देश को देख लेंगे। देखिए, इसमें एक और बड़ी अहम चीज निकल करके सामने आई, क्योंकि यही लोग महागठबंधन की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के भी शामिल होने की बात कर रहे थे। और आज ये जो जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप अखिलेश यादव को, इसमें अखिलेश यादव की पूरी राजनीति से कांग्रेस बाहर है। जैसे ही उन्होंने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो क्या इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी? और अगर नहीं करेगी तो फिर किस महागठबंधन की बात हो रही है? फिर महागठबंधन जब सेंटर में अगर आप कह रहे हैं तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? जैसे अभी अनिल जी ने बोला ना कि दूसरी तरफ एक पूरे तरीके से कंफ्यूजन है और सबका इस समय सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी तरीके से मोदी पीएम ना बने। और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी बड़े स्ट्रांगली पब्लिक के सामने रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पब्लिक को भी ये बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में अपोजिशन का कोई पीएम चेहरा तो है ही नहीं। कोई 40 सीट पे लड़ रहा है, कोई 50 सीट पे, कोई 30 सीट पे, इसी बाबत एक बयान भी आया था वजीर आजम का कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का होदा नहीं पा सके, वो पीएम बनने का देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिए रीजनल पार्टीज का जो उदय हुआ भारत में वो दो कारणों से हुआ। पहले कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लीडरशिप का फेल्योर था, और दूसरा रीजनल पार्टीज ने नेशनल इश्यूज जो कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट थे उनको रीजनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया, जो कि इस देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जिसके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है वो कास्ट के लिए लड़ रहा है, जिसके लिए भाषा इंपॉर्टेंट है वो भाषा के लिए लड़ रहा है। तो फिर नेशनलिज्म को मुद्दा बनाना और उसके नाम पे अगर राष्ट्र को एक किया जाता है तो और अगर ऐसा होता है तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप रीजनलिज्म से नेशनलिज्म पे कम से कम वोटर को लेके तो आए, जो पिछले इतने सालों तक एक गॉल रह करके पीछे पड़ा रहा है। ठीक है, इसमें 1 मिनट में अगर इजाजत हो, जैसा अभी डॉक्टर साहब भी कर रही थी, आप लोग भी, हम सब लोग बहस कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरा विपक्ष, उस विपक्ष में कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं। आज वो एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है कि हमारे, चूंकि सबके वोट एक समान है, तो वो कहीं मेरे वोट कट के इनके में चले जाएं या इनके वोट, तो वो बचने का प्रयास है। लेकिन ये बिल्कुल सबको क्लियर है कि चुनाव के बाद चाहे विपक्ष जीतकर बहुमत में आए या न भी आए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सारे विपक्षी पार्टियों को ये बिल्कुल क्लियर है और अंदर ये इनकी बातचीत है कि इनको एक ही मंच पे खड़ा होना है। अगर ये हारते भी हैं, विपक्ष में भी आते हैं, तो इनका आप देखिएगा चुनाव के बाद मंच एक ही दिखेगा। चूंकि सपा बसपा का अस्तित्व केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चढ़कर नेशनल पार्टी पे बयानबाजी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में है। उनका ये कि आपको जहां जो जितनी सीट लेनी है उत्तर प्रदेश के बाहर ले लीजिए, हमारी सीटें हमें सुरक्षित रहने दीजिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि उनका सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस अभी जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर नजर गड़ाए हुए हैं और उनका यही मकसद है कि पहले किसी तरह से यूपी फतह कर ले, उसके बाद देश को देखा जाएगा। 169 से बनेगी 272 की बात। 272 वो आंकड़ा होता है जिससे एक सरकार बनाई जा सकती है, और सरकार बनाने के लिए ये आंकड़ा होना बेहद जरूरी है। और इस वक्त लगातार जो हमारी चर्चा है वो आगे बढ़ रही है, और एक बार फिर से हम चलते हैं और बात करते हैं अपने तमाम मेहमानों से। दिनेश सिंह हमारे साथ, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं, को जानने की कोशिश करते हैं कि सर, क्योंकि अब 3 बाकी के जो फेजेज है उसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैं आपके इस मूल सवाल का उत्तर दूं उसके पहले 2-3 लोगों ने बात कही, उसमें 1-2 बिंदु आए हैं, बस 10 सेकंड में कह के। ठीक है। एक तो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जो देश की आजादी में, तो वो कांग्रेस नहीं है, नहीं तो उसमें कोई एक नेता हो तो उसका नाम बता दीजिए, इसलिए वो बात करनी बेमानी है। दूसरी बात इन्होंने किया था कि ना तो कोई डेवलपमेंट हुआ, ना तो गंगा साफ हुई। अरे प्रियंका गांधी से पूछ लीजिए कि वो इलाहाबाद से और बनारस कैसे गई थी? उसी गंगा के रास्ते से गई थी जिसका निर्माण हमारी सरकार ने किया है। और दूसरा, उस गंगे जल का आचमन उन्होंने किया, इसका मतलब गंगा शुद्ध हुई है। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे। देखिए, हर एग्जाम में हर प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण होता है। 4 पेपर हो गए हैं, 3 बाकी हैं। उस विद्यार्थी को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है जो 365 दिन सारे प्रश्न पत्र को पूरी मेहनत से पढ़ता है। हम दूसरे के पास कोचिंग लेने नहीं जा रहे हैं। अब जब प्रियंका गांधी आज फेल हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी के हम मंच पर जाकर वहां कोचिंग ले रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए, एक चीज स्पष्ट है, क्योंकि हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं और मैं पूर्वांचल से आता हूं, प्रतापगढ़ जनपद से। मैं इसलिए आपको यथार्थ बता रहा हूं कि देखिए, 2 इनकी मूलभूत गढ़ सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली जी। आप अमेठी और रायबरेली की अगर बात करिए, तो 2014 के चुनाव में, 14 नहीं 17 का आप लीजिए, 14 तो छोड़ दिए, 14 में 2 सीटें मिली थी आप बेटे की। आप 17 में आ जाइए। 17 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, याद हो तो जी। अमेठी में 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं, 5 विधानसभा में। और अमेठी प्रॉपर तो 4थे नंबर पे है, जवानत जब्त थी। वहां पर
सुनिश्चित हो गया था कि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, बाय बाय करके वायनाड चले गए। दूसरा, आइए रायबरेली जो परंपरागत सीट है, वहां पर 5 सीटें हैं, उसमें 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी है। ये स्थिति है परंपरागत वोट की। आज जो प्रियंका गांधी ने कहा, उसके गूढ़ में जाइए। यहां 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, सीमा जी बैठी हैं, अनिल जी बैठे हुए हैं, वो विश्लेषण करेंगे। देखिए, प्रियंका जी वहां धरातल पे काम कर रही हैं, स्टूडियो में बैठ के चर्चा नहीं कर रही हैं। वो पूर्वांचल की प्रभारी भी हैं, उनको एहसास हो गया है। कहते हैं खोने के लिए क्या है, उनके लिए खोने के लिए अमेठी खो रही हैं। आज ही आप लिख लीजिए। तो 23 तारीख को डेंट, कैसे जो डेंट लगने वाला है, कैसे वो पेंट किया जा सके, उसकी पटकथा उन्होंने कल से लिखनी शुरू कर दी है। क्योंकि कल आरोप आएगा कि आप इस क्षेत्र की प्रभारी थी, आप सीट जिता नहीं पाई, तो वो कहेंगे ना, हम तो जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो वोट काटने के लिए लड़ रहे थे। सीधे सीधे आप देख लीजिएगा। नहीं, अगर यूटर्न लेने की आप बात कर रहे थे, जब आप अपने रास्ते से आगे बढ़ गए तो आपको यूटर्न लेने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। आपने यूटर्न कल ले लिया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के मंच पर जाके आप क्या कह रही थी? आपने पूर्वांचल को संदेश दे दिया है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, आज ओटकटवा की भूमिका में है। उनके पास कोई, अरे कल सीतापुर में रैली हुई थी, अगर उसका विजुअल है तो आप देखिए, सारी कुर्सी खाली पड़ी है। तो लोग सुनने नहीं जा रहे हैं तो वोट कहां से करेंगे? और इसलिए हम कह रहे हैं 169 से 272 की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक एक सीटें महत्वपूर्ण है। एक तरफ से आप जहां से शुरू कर दीजिए, चाहे आप आजमगढ़ से शुरू कर दिए, चाहे आप अमेठी से शुरू कर दिए, एक एक सीट पर आप चर्चा कर लीजिए और जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही हो जरा बता दीजिए। जो आप कह रहे थे कि जब मोदी जी आए थे ना जी, अभी अनिल जी भी चर्चा में कर रहे थे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इंटायर कमेटी है, शायद अनिल जी कह रहे थे। वो माननीय मोदी जी के आने के बाद सारी चीजें हवा हो गई। वो 15 साल से टेस्टेड मुख्यमंत्री थे और लोगों को था कि आएंगे तो करेंगे क्या, उन्होंने करके दिखाया है। आज हम अपने घोषणा पत्र पर एक एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये लोग दाहिने बाएं ना कर लें, आप भी आज तय कर लीजिए कि हम विकास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। ठीक है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने कहा था, कुछ हम 19 तक पूरी करेंगे और कुछ हम 22 तारीख पूरा। ठीक है, चलिए, हम उस दिशा में बड़ी तेजी से आगे चल रहे हैं। हमने व्यक्ति के लिए नहीं, आप फिर मैं कह रहा हूं राष्ट्रवाद की बात, कोई भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार ने किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो बताइए, किसी परिवार के लिए कर रहे हो तो बताइए, देश के लिए हो रहा है, बार-बार अगर राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद से दिक्कत क्या है? ओके, ठीक है विजय जी, क्या दिक्कत है अगर राष्ट्र के लिए कोई काम किया जा रहा है तो? देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं देश की जनता से। जो मोदी जी का परिवार है, सब पूरा देश जानता है। अडानी, अंबानी और ये जितने भी नीरव मोदी और लोग देश का पैसा लेकर भाग गए, ये इनका परिवार है। भाग गए ना डर से, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। अभी गंगा जल की बात कर रहे थे, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था इनकी सरकार का। अभी बनारस गए मोदी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मोदी जी ने गंगा जल का आचमन नहीं किया, अमित शाह जी ने गंगा जल नहीं पिया, प्रियंका जी ने पिया ना, उनको सबूत देने की क्या जरूरत है? सुनिए, प्रियंका जी ने पिया था, सुनिए ना, मैं पूछता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जो रिसर्च है वो ये बताती है कि गंगा जल में प्रदूषण बढ़ा है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो फिर कैसे प्रियंका जी बीमार हो गई जी की हिंदू धर्म में कितनी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है, उन्होंने उस जहरीले बहुत बड़ी आस्था राहुल जी भगवान शिव की तरह पी लिया, अपने कंठ में उतार दिया। आप देखिए उनकी श्रद्धा, देखिए आप लोगों की तरह नकली श्रद्धा नहीं है उनकी, वो दिखावा नहीं करती। सर्टिफिकेट भगवान राम का मान रहे हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। देखिए कि 13 दिन बाद देना है बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ पैदा हुए थे? मोदी जी ने तो जासूसी में सीबीआई को भी फेल कर दिया। कांग्रेसियों के सपने में भी पहुंच गए। कहते हैं कांग्रेसी सपने देख रहे हैं मेरी हत्या कराने के। अरे कांग्रेसी क्या सपने देख रहे हैं, आपने पता लगा लिया। धन्य हो मोदी जी, एक दिन बुलेट प्रूफ के पीछे खड़े होकर भाषण नहीं दिए। अरे क्यों पहले प्रधानमंत्री हैं? मुझे ये बताइए, रोटी और रोजगार देश के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। आयुष्मान भारत योजना, मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ बोला, बोले आयुष्मान भारत योजना को मैंने खुद तैयार किया। कितना बड़ा मजाक है। आयुष्मान भारत राजस्थान में लागू क्यों नहीं करा रहे? बीमा कंपनियों को, निजी बीमा कंपनियों को क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ फायदा पहुंचाने का माध्यम है। जो इसकी पहली लाभार्थी थी, मैं इसी के अंदर एक चीज पूछना चाहूंगा विजय जी, उसको भी इलाज नहीं मिला इस योजना। ठीक है विजय जी, जो आयुष्मान योजना की आप बात कर रहे हैं, क्या उससे मतलब पब्लिक को कोई फायदा ही नहीं होगा, सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा होगा? मैं बताता हूं क्यों। इसकी जब इस योजना का प्रचार किया गया था तो सबसे पहले हरियाणा की एक बच्ची है, करिश्मा नाम है उसका, करनाल के अंदर, उसको ये कार्ड थमाया गया था। जब उसके परिजन इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गए, हॉस्पिटल में गए, तो उसका इलाज करने से हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। अब देखिए इसका नुकसान, कांग्रेस 72,000 वाली योजना से उनका इलाज कराई थी, पूछ लीजिए। अब मान लीजिए कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है। मैं इस योजना की सबसे बड़ी खामी बता रहा हूँ। अब प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्या कर रखा है कि भी अगर आपको एक स्टेंट
डलवाना है तो 1.5 लाख, 2 डले तो सीधा 2.5 लाख। ठीक। और जब आयुष्मान भारत योजना के तहत उसके इलाज का खर्चा है तो पता चलेगा कि आपको 60, 70 या मैक्सिमम 1 लाख तक मिल जाएगा। तो बाकी का 1.5 लाख कहां से आएगा? उस परिस्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल कहां से जाएगा? और जबकि इनका कहना यह था कि सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को इलाज करने का मौका नहीं मिल पा रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सके, इसलिए इन्होंने ये व्यवस्था चलाई है। ये सरासर झूठ है, गलत है। आज भी लोग सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। सब लोग आपके अध्यक्ष की तरह सामर्थ्यवान नहीं कि बाहर जाके इलाज कराएं। जो फायदा इनकी गवर्नमेंट से प्राइवेट अस्पतालों को मिल रहा है वो देश के लिए बहुत गंभीर स्थिति है। और कांग्रेस सरकार आने पे इनकी ये जो बिल्कुल आप कहिए अपने सारे उनको कि सब सरकारी अस्पतालों में जो है ना वो इलाज करवाएं, सरकारी स्कूल पढ़वाएं का मामला हो, चाहे स्वच्छता। मुझे बताइए देश में कहां स्वच्छता है? ना गंदगी फैल गई है, बढ़ गई है। कूड़े के टीले खड़े हैं गुड़गांव रोड पर, आप चले जाइए। मतलब अब भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तो मानना चाहिए। देखिएगा अभी आपको स्वच्छता नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भगवान ही मालिक है। 2017 में 12 लाख ईश्वर ही आपका कल्याण कर सकता है। क्या किया? ना इन्होंने तो बल्कि PLP एक्ट में चेंज करके दिल्ली और NCR की जनता को मारने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार को लताड़ लगाई कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। अंग्रेजों ने कानून बनाया था रावली के संरक्षण का, जो कि देश के दुश्मन थे। अंग्रेज तो आपको पसंद नहीं है पहले। देखिएगा यही वजह थी कि हमने इस चर्चा को बुलाया था, इस डिबेट को बुलाया था कि जो मुद्दे हैं उनको साइड कर दिया जाता है। कौशिक जी ठीक है, में भारी जीत हासिल, ठीक है वो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यही था कि जो मुद्दे होते हैं ना वो पीछे हो जाते हैं, और जो तू मैमे की राजनीति और शहरियत की और कौन असली देशभक्त है, किसने क्या किया है, माजी के अंदर चले जाते हैं। कोई आज के हालात पर बात करने को राजी नहीं होता है। और इसलिए इसका मकसद हमारा ये था कि आज के जो अहम मुद्दे हैं वो मुद्दे होने चाहिए थे, मगर कोई करने को तैयार नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर भी आगे वक्त मिलेगा तो फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।